Hello everyone, this is Preeti Shukla and in today's topic we will talk about the biggest crisis which is going on in Afghanistan. So let's start the video. तो अफगानिस्तान में आज तक का सबसे बड़ा क्राइसिस चल रहा है और तालिबान ने पूरी तरह से अफगानिस्तान पे कंट्रोल ले लिया है। महज एक हफ्ते की लड़ाई के बाद अफगानिस्तान तालिबान के सामने झुक गया है। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन के अराउंड पैसे खर्च किए अफगान वॉर पे और 20 सालों बाद यूएस ने अपनी आर्मी हटा ली है वहां से। 20 सालों तक वो वहां पे ही थी आर्मी, लेकिन जब आज तालिबान ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो यूएस ने अपनी आर्मी वापस ले ली और इस तरह से तालिबान का पूरा कंट्रोल हो गया अफगानिस्तान के ऊपर। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी भी इतना मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे थे कि वो तालिबानियों के अगेंस्ट में जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया। वो वहां से भाग गया और सरकार गिर गई और अभी पूरे काबुल पे और पूरे गवर्नमेंट हेडक्वार्टर पे भी तालिबान का कंट्रोल हो गया। अफगानिस्तान सोल्जर्स फाइट बैक नहीं किए तालिबान के अगेंस्ट में। इस सारी बातों को देख के ऐसा ही लगता है, जबकि अफगानिस्तान सोल्जर्स की तादाद देखा जाए तो 3 लाख से भी ज़्यादा थी, जबकि तालिबानी सिर्फ 80,000 थे। तो अगर चाहते तो अफगानिस्तान सोल्जर्स फाइट बैक कर सकते थे और इसको जीत सकते थे, लेकिन यूएस ने जब अपनी आर्मी वापस ले ली तो अफगानिस्तान सोल्जर्स का मोराल इतना डाउन हो गया कि उन्हें लगा हम किसी कंट्री के मिलिट्री सपोर्ट के बिना जीत नहीं पाएंगे। उन्होंने फाइट बैक नहीं किया और तालिबान ने पूरा कंट्रोल ले लिया अफगानिस्तान का। तो पहले हम जानते हैं कि ये पूरा वॉर स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो अफगानिस्तान की हिस्ट्री में अफगान वॉर हुआ था, जो कि एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट सरकार के बीच का, जो कि 1978 में हुआ था। इसकी वजह से 1992 में कम्युनिस्ट की सरकार गिर गई थी। पर हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। सो लेट्स गेट इनटू दैट। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी सुपर पावर कंट्रीज अफगानिस्तान में एंटर करने की कोशिश करी, लेकिन काफ़ी ह्यूमिलिएशन के बाद उन्हें अफगानिस्तान की ज़मीन को छोड़कर वापस जाना पड़ा। चलिए हम 1800 से स्टार्ट करते हैं। 1800 में नॉर्थ एशिया का बहुत बड़ा पार्ट और यूरोप पूरा रशियन एम्पायर का पार्ट था, जबकि इंडिया और पाकिस्तान पे ब्रिटिशर्स का कब्जा था। इन दोनों के बीच में अफगानिस्तान आता था, जो कि बफर जोन था। पहले वेस्टर्न कंट्रीज को अफगानिस्तान के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, पर अलेक्जेंडर बर्नसाई स्कॉटलैंड से उन्होंने एक किताब लिखी अफगानिस्तान पे, ट्रैवल इनटू बुखारा, और इसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज को अफगानिस्तान के बारे में पता चला। 1838 में अफगानिस्तान पे पहला वॉर किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, पर इसमें ब्रिटिशर्स की हार हुई। इस वॉर को बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। उसके बाद 1878 में दूसरा वॉर हुआ, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई और उन्होंने अफगानिस्तान का कुछ एरिया अपने कब्जे में कर लिया और 1880 में उन्होंने अपना राजा वहां पे अब्दुल रहमान को बिठा दिया। 1893 में इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया रशियन एम्पायर और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, जिसको ड्यूरैंड लाइन बोलते हैं। ड्यूरैंड लाइन अभी भी प्रेजेंट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का इंटरनेशनल बॉर्डर है ये। फिर 1919 में थर्ड एंग्लो वॉर हुआ, जो कि अफगानिस्तान और रशियन एम्पायर के बीच में हुआ था। ये लेनिन के आने के बाद हुआ, जिस वॉर को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान इस वॉर को जीत गया और पूरा अफगानिस्तान का जितना पार्ट था उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। अब अफगानिस्तान को उसके बाद किंगडम ऑफ अफगानिस्तान का दर्जा मिला किंग अमानुल्लाह खान के समय। किंग अमानुल्लाह खान और उनकी वाइफ ने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ा, जो कि एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं आया, और 1929 में उन्होंने अफगान सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया किंग और क्वीन के अगेंस्ट में, क्योंकि वो बहुत लिबरल हो रहे थे महिलाओं के लिए। तो इसके बाद उन्हें अफगानिस्तान छोड़ के ब्रिटिश इंडिया आना पड़ा था। उसके बाद दाऊद खान ने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया अफगानिस्तान का 1973 में, जिसके बाद डिक्टेटरशिप आ गया पूरी तरह से अफगानिस्तान में। पर इसके बाद भी अफगानिस्तान फंसा रहा यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। आधा अफगानिस्तान अमेरिका के इन्फ्लुएंस में था और आधा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में था। तभी एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट। ये पार्टी जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट करी। बहुत सारी कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया, जैसे यूगोस्लाविया, इजिप्ट। ये कंट्रीज ना ही अमेरिका की तरफ थी और ना ही सोवियत यूनियन की तरफ थी। फिर 1977 में एक दाऊद खान ने एक नई पार्टी स्टार्ट करी, नेशनल रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, जिसमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया, जिसके 3 मुख्य विशेषताएं थी: इस्लाम,
दूसरा नेशनलिज्म और तीसरा सोशलिज्म। पर अफगानिस्तान के लोगों ने दाऊद खान को सपोर्ट नहीं किया और अप्रैल 1978 में दाऊद खान की हत्या हो गई एक फाइट के दौरान जिसका नाम था 100 रिवॉल्यूशन। इसके बाद अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री का दर्जा मिल गया। इस समय तक दो आइडियोलॉजीज आ चुकी थी अफगानिस्तान में, पहला कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और दूसरा इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी। इसके बाद एक नई कम्युनिस्ट की सरकार बनी जिसमें प्रेसिडेंट थे नूर मोहम्मद तारकी। उन्होंने वहां का चार्ज लिया और उन्होंने महिलाओं के अधिकार में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। एक्सट्रीमिस्ट को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने सिविल वॉर डिक्लेयर कर दिया कम्युनिस्ट के खिलाफ में। एक्सट्रीमिस्ट इसमें जीत गए और नूर मोहम्मद तारकी का मर्डर हो गया 1979 में। 1979 के अंत में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में कब्जा जमाना चाहा। वो घुसने की कोशिश की अफगानिस्तान में ये बोल के कि हम कम्युनिस्ट सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो अमेरिका ने भी उसके खिलाफ में मुजाहिदीन इस्लामिस्ट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फंडिंग स्टार्ट कर दी मुजाहिदीन इस्लामिस्ट की। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन साइक्लोन बोलते हैं। सोवियत यूनियन ने अपना स्टेप वापस ले लिया 15 फरवरी 1989 में और अफगानिस्तान को नॉन अलाइंड का स्टेटस मिल गया। उसके बाद भी अमेरिका की फंडिंग कंटिन्यू रही, मुजाहिदीन इस्लामिस्ट को जाती ही रही। जबकि बाद में ये जो फंडिंग थी वो पाकिस्तान के थ्रू जाने लगी और एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ कि जो हथियार अफगानिस्तान के लिए भेजे गए थे वो कराची के लोकल मार्केट में बिकने लगे थे और पाकिस्तान में मुजाहिदीन फोर्सेस भी स्टार्ट हो गया था, उन्होंने अपनी ज़मीन पे भी ये स्टार्ट कर दिया था। जब इस फ्रॉड और ये सारी चीज़ें पता चली अमेरिका को, और अमेरिका को ये भी पता चला कि ये जो मुजाहिदीन इस्लामिस्ट थे ये बहुत कट्टरपंथी थे जो कि महिलाओं के अधिकार नहीं देना चाहते थे, तो इसके भी खिलाफ था अमेरिका, इसलिए इन्होंने फंडिंग बंद कर दी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन की। तो ये आक्रोश में भी आ गए और इसके बाद यही इस्लामिस्ट मुजाहिदीन तालिबान बने और ये तालिबान 1996 से 2001 तक में अफगानिस्तान का ज़्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में ले चुका था। 3/4 हिस्सा तालिबान का हो गया और वहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्ट शरिया लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ से फिर उसामा बिन लादेन की एंट्री हुई। इन्होंने मुजाहिदीन इस्लामिस्ट का फोर्स ज्वाइन किया जो कि पाकिस्तान में भी चलता था और ये भी सोवियत यूनियन के खिलाफ बोलने लगे। इन्होंने मुजाहिदीन की भी फंडिंग स्टार्ट करी। अफगानिस्तान ने उसके बाद इस पे तालिबान का ही जैसे पूरा तालिबान का कंट्रोल था ज़्यादातर और इन्होंने फिर अलकायदा जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल जिहादी ग्रुप था उनको शेल्टर दिया अपने कंट्री में कि ताकि वेस्ट का इन्फ्लुएंस ना हो उनके देश पे। अफगानिस्तान में उसके बाद उसामा बिन लादेन ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट किया जहाँ पे हज़ारों जिहादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी जो कि पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से आए हुए थे। अमेरिका ने इस चीज़ को बहुत बुरी तरह क्रिटिसाइज किया और वो फंडिंग तो पहले से बंद कर चुके थे। तो इस सारी वजह से इसका रिजल्ट ये हुआ कि 11 सितंबर 2001 में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक किया गया यूएस पे 9/11 और यहाँ से यूएस का अभी इन्वॉल्वमेंट हुआ अफगानिस्तान में। यूएस ने 9/11 का बदला लेने के लिए वो यूएस अफगानिस्तान में एंटर किया और उन्होंने बोला कि हम अलकायदा और तालिबान को हराएंगे। फिर सितंबर 2014 में अशरफ घानी प्रेसिडेंट बने अफगानिस्तान के। उन्होंने एक बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया जिसके तहत यूएस के 13,000 सैनिक अफगानिस्तान में डिप्यूट किए जाएंगे। इस पूरे वॉर का नाम था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम जो कि 2015 में इसका नाम हुआ ऑपरेशन फ्रीडम सेंटिनल। 2017 में तालिबान ने एक ओपन लेटर दिया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने इसमें ये लिखा कि वो अपनी यूएस फोर्स वहां अफगानिस्तान से वापस ले ले। उसके बाद 2020 में एक पीस डील साइन हुआ तालिबान और ट्रंप के बीच में। यूएस ने बोला कि हम अपने सैनिक वापस ले लेंगे और 5,000 तालिबानी जो कैदी थे उनको भी रिहा कर देंगे और इसके बदले तालिबान ने ये बोला कि हम अलकायदा जैसा ग्रुप नहीं चलाएंगे अफगानिस्तान में और यूएस के खिलाफ जैसा वो 9/11 अटैक हुआ था ऐसा और आगे कुछ नहीं होगा। पर इस सब के बाद भी शांति नहीं आई अफगानिस्तान में और वायलेंस बढ़ता ही गया और 2 दशकों में अभी हम देख सकते हैं कि आज तक सबसे ज़्यादा वायलेंस हो गया अफगानिस्तान में। अभी तालिबान ने फिर से अटैक किया और अभी तो पूरा अफगानिस्तान का पार्ट ही तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। वहाँ के प्रेसिडेंट भी भाग चुके और वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेस पे भी अब तालिबान का कंट्रोल है। ये आज तक का सबसे बड़ा क्राइसिस है अफगानिस्तान के लोगों के लिए। तो हम अपना आज का वीडियो यहीं
फिनिश करते हैं. सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.